हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा अक्टूबर मंथ का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 लेके आ चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा एनवायरनमेंट और इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो एनवायरनमेंट के बाद हमारा रहेगा साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम पार्ट 2 में 3 कवर कर लेंगे और पार्ट 3 जो हमारा रहेगा उसमें अवार्ड्स, सारे अपॉइंटमेंट्स और मिलिट्री एक्सरसाइज और वन लाइनर जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हमारी पार्ट 3 में आ जाएगी। ठीक है, वो भी जल्द ही आएगा इसके बाद। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक, संडे तक हमारा मोस्टली अक्टूबर और नवंबर का भी एक पार्ट, 2 पार्ट आ जाएंगे। तो इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीक तक तो जितना बैकलॉग है सारा कवर हो जाएगा और दिसंबर से जो प्रॉपर हमारा इन टाइम सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय इसमें ना लगाते हुए। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का पहला जो आर्टिकल है वो है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो बनाया गया है अपना, वो अक्टूबर 2 से 8 बनाया है और ये 71st एडिशन है। ठीक है, इसका जो थीम रहा है वो रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो किसने ऑर्गेनाइज किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। और ये फर्स्ट जो ऑब्जर्व हुआ था ये 1957 में हुआ था। ठीक है, और इंडिया है के पास अभी जो है 58 टाइगर रिजर्व हैं, 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और 3 डॉल्फिन रिजर्व हैं। ये भी आप याद रखना। और जैसे तीनों डॉल्फिन रिजर्व के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। और 58 सारे के सारे नहीं याद कर सको तो पिछले लेटेस्ट 5 या 6 आपको याद होने चाहिए। 52nd कौन था, 53rd कौन था, ऐसे 58 कौन था, ऐसे करके वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और फोकस एरिया क्या है, कन्फ्लिक्ट को मिटिगेशन करना है और सेफ कॉरिडोर्स और ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आईयूसीएन स्टेटस है कुछ की स्पीसीज़ का, वो देख लेंगे। इंडियन वुल्फ, जिसको कैनिस लुपुस पेलिप्स बोलते हैं, ये क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, इसकी 3000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है। उसके बाद है आईयूसीएन है जो वो कंसिडर कर रही है इसको एज ए डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द ग्रे वुल्फ। जो इंडियन वुल्फ है उसको ग्रे वुल्फ से अलग एक स्पीसीज बनाने के लिए भी, क्लासीफाई करने के लिए भी कंसिडर कर रही है। ठीक है, और ये आईयूसीएन है जो इस तरीके की लिस्ट निकालता है जिसमें रेड डाटा बुक लिस्ट भी होती है इसकी। ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये डेक्कन प्लेटू में मिलता है, राजस्थान में मिलता है और गुजरात के ग्रासलैंड्स में मिलता है। क्या, किसकी बात चल रही है, इंडियन वोल्फ की। अब वही क्या क्या है, हैबिटेट लॉस है, कन्फ्लिक्ट है, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये सब इसको थ्रेट है। ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरियाज के आउटसाइड रहती है मेनली जो इंडियन वुल्फ की जो पॉपुलेशन है इसलिए वनरेबल है। उसके बाद क्या, ग्रीन सी टर्टल है जिसको चेलोनिया माइडास भी बोलते हैं। इसका इम्प्रूव हो गया स्टेटस एंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न में। ठीक है, अब ये क्या है, वन ऑफ द 5 मराइन टर्टल्स हैं इन इंडिया में। जो इसके अलावा कौन कौन है, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, ओलिव रिडले एंड लेदरबैक। तो ये 5 जो मराइन टर्टल हैं इंडिया में, उनमें से एक टर्टल है जिसका नाम है ग्रीन सी टर्टल, जिसका जो है स्टेटस है इम्प्रूव हो गया है एंडेंजर टू लिस्ट कंसर्न। ठीक है, ये आप याद रखने का, ये इधर है भी। ठीक है, एंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न हो गया है। और ये 5 मराइन टर्टल उनमें से एक है, क्या नाम है, ग्रीन सी टर्टल। इसके अलावा जो है कौन कौन से हैं, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, ओलिव रिडले एंड लेदरबैक। ठीक है, मेजर इसकी कौन कौन सी साइट्स हैं, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, अंडमान है और लक्षद्वीप है। ये शेड्यूल्ड 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के। पहले इसमें 6 होते थे, अब इसमें 4 हो गए हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताइए चारों में जैसे कौन कौन सी क्या कंडीशन है, लिस्ट का कौन से हैं वनरेबल है, लास्ट में जैसे प्लांट शेड्यूल 4 में है। ठीक है, ये भी आप मुझे बताइएगा। कभी कभी इनको भी हम किसी लेक्चर में सबको कवर करेंगे। एनवायरनमेंट अगर स्टार्ट करेंगे तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है स्टैटिक का। स्नो लियोपार्ड क्या है, इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं। इसका स्टेटस है वनरेबल है। तो रिसेंट एक पॉपुलेशन इसकी जो मिली है वो 718 मिली है इंडिया में और लद्दाख में हाईएस्ट है 477। ठीक है, 477 है लद्दाख में हाईएस्ट है। और कहाँ कहाँ मिलता है स्नो लियोपार्ड,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखो स्नो लियोपार्ड से समझो, स्नो बर्फ़ कहाँ पड़ती है, बर्फ़ ऊपर ही पड़ती है हिमालयंस में। तो बर्फ़ में कौन कौन से हैं, ये सारे स्टेट्स ही आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कौन कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया का एक प्रोजेक्ट लियोपार्ड भी है 2009 वाला। ठीक है, उसके बाद घड़ियाल है। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है, फाउंड प्राइमरली इन चंबल एंड गंडक रिवर। चंबल और गंडक रिवर में मेनली पाया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इंडिया के पास नेशनल चंबल सेंचुरी भी है कंजर्वेशन के लिए। और मेजर थ्रेट वही है सैंड माइनिंग, फिशिंग नेट्स और पोल्यूशन। ये इधर देख लेंगे, जो क्रोकोडाइल्स हैं ऑफ इंडिया के वो क्या है, घड़ियाल है, जिसकी हम बात चल रही है इधर, घड़ियाल है। ये सारे क्रोकोडाइल्स हैं इंडिया के। उसके अलावा है मगर क्रोकोडाइल है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और इधर क्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन है, घड़ियाल की कितनी है, 650 है, मगर की 5700 से 8700 है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की है 5 लाख। तो सबसे ज़्यादा है, हमारे जो सबसे कम है। ठीक है, हमारा क्या है, सबसे कम है। और ये इस तरीके का कैटेगराइजेशन होता है जो हम बात करें ना अभी कि IUCN स्टेटस कैसे कैसे होता है। देखो IUCN क्या है, पहले सबसे पहले लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, फिर नॉट थ्रेटन है, फिर वल्नरेबल है, फिर एंडेंजर्ड है और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये, और फिर ये एक्सटिंक्ट है, और ये है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये डिग्री ऑफ लॉस का इंक्रीजिंग है जैसे हम नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई खतरा नहीं है, मान लो लिस्ट कंसर्न है, लेकिन है कम खतरा है पर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो ज़्यादा खतरा बढ़ता है। और एक्सटिंक्ट में तो वो ख़त्म ही हो गया है, अभी बचा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी इसको मैं, ये PDF तो शेयर होगी, इसमें से कोई काम की इन्फॉर्मेशन है तो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हैबिटाट कहाँ है, थ्रेट कहाँ है, ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या है, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। ठीक है, 2025 से 30 का है। इंडिया ने 5 ईयर्स नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, कंजर्व थ्रेटन स्पीशीज डोमेस्टिकली एंड अलाइनिंग विद द IUCN स्टैंडर्ड, एक रोड मैप रिलीज कर दिया है। इसमें क्या है, इंडिया नेशनली एक रेड लिस्ट डेवलप करेगा। ये फर्स्ट एवर ऐसी रेड लिस्ट होगी। और ये रेड लिस्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, रेड लिस्ट जो हमने पहले भी देखी ना ऊपर, वो इंटरनेशनल है। IUCN की जो है वो इंटरनेशनल डाटा, रेड डाटा बुक है, जिसमें सबका स्टेटस मिलता है कि कौन नियर थ्रेटन है, लिस्ट कंसर्न है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, और एक्सटिंक्ट बिल्कुल हर जगह से एक्सटिंक्ट है। ये देखो ये लिखा भी है, ये सारी शॉर्ट फॉर्म है, लिस्ट कंसर्न, और ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा जो होगा, हम अपना एक नेशनल रोड मैप है हमारा, जो 5 साल का है, 2025 से 30, हम अपना खुद का ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और कंजर्व करेंगे। अपना खुद का ऐसे IUCN की तर्ज पे एक डाटा बुक हम बनाएंगे। ठीक है, रेड लिस्ट बोलते हैं इसको। और ये किस कौन कौन इंप्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद क्या है, IUCN क्या क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ हुई है, अबू धाबी में। अबू धाबी UAE में। थीम क्या है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। कंट्री जैसे कौन कौन सी हैं, अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबोन, तुवालू, जिम्बाब्वे ने इसको ज्वाइन किया है, न्यू स्टेट मेंबर्स। ठीक है, ये इधर है अबू धाबी वाला 25 में, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है, और IUCN के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने फुल फॉर्म आपको पहले बताई थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको याद है तो। उसके बाद क्या, हेडक्वार्टर क्या है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1948 में फाउंड हुआ था। हर 4 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग फॉर्म है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। ठीक, उसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात चल रही है। FEE जो देता है डेनमार्क की, एक FEE की फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, जिसमें अभी महाराष्ट्र के कुछ बीचेज हैं, 5 बीचेज
उनको ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, श्रीवर्धन, नगांव, परनका, गुहागार और लदगार। ठीक है, ब्रिंगिंग जो इंडिया के टोटल अभी कितने हो गए, 17 हो गए। पहले हमारे पास 12 थे, उसमें 5 का एडिशन हो गया, अब 17 हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हो गए हैं। ठीक है, 5 एडिशन हो गया। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए 4 स्टार इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल पूछी जाएगी। ठीक है, और यूपीपीसीएस का तो आप स्पेशल मान लीजिए इसको, यूपीपीसीएल में तो पक्की पूछी जाएगी इसको। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, श्रीवर्धन है, नगांव है, परनका है, गुहागार है और लदगार है। ठीक है, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट इको लेवल है फॉर बीचेज, मराइन्स एंड सस्टेनेबल बोटिंग। क्राइटेरिया क्या है, वाटर क्वालिटी, हाइजेनिक, सेफ्टी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। इंडिया का जो फर्स्ट सर्टिफाइड बीच था 2020 में, वो था शिवराजपुर, गोगला, कासरगोड, पाबूबिद्री, राधानगर, गोल्डन बीच, कप्पड़ एंड ऋषिकुंडा। ये अगर हो सके तो आप इनका स्टेट्स भी याद कर लेना। ठीक है, स्टेट भी याद करना, हालांकि मैप में दिखाए हैं, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। इधर देखो, ये गोल्डन बीच है पूरी उड़ीसा में, फिर ऋषिकुंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, और राधा नगर बीच है अंडमान निकोबार में, फिर ये कोवलम बीच है तमिलनाडु में, एडन बीच पुडुचेरी में, कप्पड़ है केरला में, मिनी कोय तो लक्षद्वीप में है ही, चाय चल बीच केरला में, कदमत लक्षद्वीप में, पादुबिड़ी कर्नाटका में, कासरगोड ये भी कर्नाटका में, गुहागार बीच महाराष्ट्र में, नगांव बीच महाराष्ट्र में। उसके बाद देखो, ये महाराष्ट्र वाले 5 है ना, ये सारे पिनाका बीच, परनका बीच, लदगार बीच एंड श्रीवर्धन बीच, ये सारे हो गए महाराष्ट्र वाले अपने। और ऊपर गोवा दीव का है गोगाला, और शिवराजपुर है गुजरात का, द्वारका का। ठीक है, तो ये सारे अभी 17 अपने हो गए हैं। ठीक, ठीक है, एक बार मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, तो अपने 17 हो गए हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट है कोरल लार्वे क्रायो बैंक, ये कहाँ है, फिलीपाइंस में। इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं एक बार, साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक फैसिलिटी कहाँ एस्टेब्लिश हो गई है, -196 डिग्री पे, यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, कहाँ पे, फिलीपाइंस में। रीजन क्या है, कोरल ट्रायंगल, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपाइंस। ठीक है, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लेस्टे, ये सारे एरिया के आसपास। और ये कहाँ है, देखो ये देखा द कोरल ट्रायंगल, वर्ल्ड्स सेंटर ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी। ये सब इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपाइंस, ये सब कोरल, पूरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल मिलती है, कोरल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन हेल्प्स रिस्टोर डिग्रेडेड रीफ्स आफ्टर ब्लीचिंग इवेंट। अब इसका देखो सिंपल सी बात है, जहाँ भी क्रायो पे ऐसे बिल्कुल बहुत लो टेम्परेचर पे चीज़ें रखी जाती हैं, और जहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, वहाँ पे एक फर्स्ट फंडामेंटल क्या होता है कि कभी कोरल रीफिंग के कोरल ब्लीचिंग होने से जब कोरल ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको रिवाइव करने के लिए जो हम बैंक बनाते हैं, उससे हम कोरल को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, कोरल ट्रायंगल क्या है, इज इक्वल टू अमेजन ऑफ द सीज, हाईएस्ट मराइन बायोडाइवर्सिटी होती है इधर। ठीक है, जो अमेजन क्यों लिखा है, अमेजन जो फॉरेस्ट है ना, अमेजन कहाँ है, ये अपने साउथ अमेरिका में जो है ना, वहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है ऑन लैंड, और ये है सीज में। तो सीज में क्या है, कोरल ट्रायंगल, जहाँ पे हाईएस्ट मराइन बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ये क्या है, कोरल ट्रायंगल। ठीक है, थ्रेट क्या है, ओशियन वार्मिंग है, एसिडिफिकेशन है और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग है। उसके बाद क्या है, अमेजोन फेस प्रोजेक्ट है ब्राज़ील, देखो मैंने बताया ना अभी, लॉन्च टू स्टडी हाउ रेन फॉरेस्ट कैनोपी विल रिस्पॉन्ड टू द प्रोजेक्टेड हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर CO2 इन द फ्यूचर, है ना। ये एक ब्राज़ील ने लॉन्च किया है। और अमेजन फॉरेस्ट कहाँ है, मैंने बताया ना, साउथ अमेरिका में, तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में पड़ता, तो ये पूरा साउथ अमेरिका वाला, एक बार कोई मैप है क्या इधर, इधर मैप नहीं है अपने पास, पर मैं बता देता हूँ। जैसे ये USA है, और इधर मैक्सिको, ऊपर कनाडा, तो इसके नीचे जो ये वाला अपना है साउथ अमेरिका, तो यहाँ जो है ये आपका अमेजन फॉरेस्ट है, और इधर ब्राज़ील है। ठीक है, तो ब्राज़ील ने इसको क्या किया है, फेस प्रोजेक्ट को। ठीक है, लॉन्च टू स्टडी हाउ रेन फॉरेस्ट कैनोपी विल रिस्पॉन्ड टू द प्रोजेक्टेड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो फॉरेस्ट की कैनोपी हो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो।
और फेस की फुल फॉर्म क्या है, फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फेस क्या है, तो आपको बताना फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, टेस्ट इफेक्ट्स द एलिवेटेड CO2 अगर 550 ppm से ज़्यादा है ऑन फॉरेस्ट ग्रोथ एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से, तो हेल्प प्रेडिक्ट रेन फॉरेस्ट रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। अमेजन क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है, क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट स्टेबिलिटी है। ये तो नॉर्मल बात है। बस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो एनवायरनमेंट पे, कैनोपी पे, रेन फॉरेस्ट पे जो भी इफेक्ट होगा उसको चेक किया जाएगा और उसकी रेजिलियंस चेक की जाएगी कि क्लाइमेट रेजिलियंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ताल वोल्केनो कहाँ है, फिलीपाइंस में। ये क्या है, द कम्प्लेक्स स्ट्रेटोवोल्केनो इरप्टेड मल्टीपल टाइम्स इम्पैक्टिंग द सराउंडिंग रीजन। नॉर्मल सी है। देखो इससे आप में इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखो ताल वोल्केनो कहाँ है, फिलीपाइंस में। ये मनीला कैपिटल है। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलीपाइंस है, ये मनीला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड ऑन लुजोन आइलैंड, पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन सी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो जाते हैं। और ये क्या है, पूरी पैसिफिक उसमें है, ओशन में है। तो यहाँ दिखा पाएंगे क्या अपन, नहीं यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। जैसे इधर ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इधर जाएंगे तो एशिया आ जाता है। तो ये वाले पूरे एरिया में रहती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इधर ये अपना जापान, रशिया, और नीचे मनीला, ये फिलीपाइंस, मनीला, और ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो ये जो बीच में रहती है सेंटर में, ये रहती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ताल क्या है, एक कैल्डेरा लेक है, वोल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इन द फिलीपाइंस। ठीक है, एमिट्स वोल्केनिक गैसेस, इम्पैक्ट्स एयर क्वालिटी एंड एविएशन। साइक्लोन क्या है, इंडियन ओशियन रीजन में कुछ आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है मोन्था, बे ऑफ बंगाल में है मोन्था, ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल, मेड लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश एंड वाज नेम्ड बाय थाईलैंड। एक्चुअली में क्या होता है ना, अल्टरनेट दिया जाता है कि जैसे कहीं भी आएगा, मान लो सीरीज में आएगा तो उस रीजन में सबसे पहले मान लो अल्फ़ाबेटिकली हुआ, तो मान लो बांग्लादेश ने, फिर भूटान ने, ऐसे फिर पाकिस्तान ने, ऐसे फिर इंडिया ने, नहीं पहले इंडिया ने फिर पाकिस्तान ने, ऐसे ये नाम देते हैं रीजन में। जैसे टी से थाईलैंड, तो PKORST, ऐसे टी थाईलैंड, तो थाईलैंड ने नाम दिया। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता है कि कौन पहले नाम इसने दिया, फिर अगला नाम देगा तो कोई पाकिस्तान देगा, फिर इंडिया देगा, फिर थाईलैंड देगा, फिर भूटान देगा। तो ऐसे ये नाम थाईलैंड ने दिया है। आंध्र प्रदेश में इसने हिट किया है, बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है मोन्था। उसके बाद शक्ति है, अरबियन सी में आया है, इसको श्रीलंका ने नाम किया है। ठीक है, गुजरात को उसको इसने इम्पेक्ट किया शक्ति ने। उसके बाद है फैंगसेन, ये वेस्ट पैसिफिक में आया है, साउदर्न चाइना कोस्ट पे। ठीक है, नेमिंग द साइक्लोन इन इंडियन ओशन इज डन बाय WMO ई एस्केप पैनल ऑफ 13 कंट्रीज। देखो मैंने बताया ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एस्केप एक बना हुआ है 13 कंट्रीज का। तो ये आपस में नाम देते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब अल्टरनेटिव ऐसे सीक्वेंस में कि पहले इसने दिया, फिर इसने दिया, फिर इसने दिया, नेक्स्ट नाम ये देगा, पहले पता होता है। ठीक है, और अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स क्लासिफाइड बाय IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स इंक्रीजिंग ड्यू टू वार्मर ओशियंस, नॉर्मल बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, FAO की फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट है, इंडिया की रैंकिंग के बारे में देखते हैं। इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन टोटल फॉरेस्ट एरिया इम्प्रूव फ्रॉम 10th to 9th, एक रैंक का इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, और उसमें क्या है, कवरिंग अप्रॉक्स 2% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, हमारे पास दुनिया का 2% एरिया ही है बस। ठीक है, और इंडिया ऑल्सो रैंक थर्ड ग्लोबली इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, जो एरिया गेन में है वो थर्ड है, टोटल में हमारा 9th पोजीशन पहुंच गया है। देखो रिगेन्स थर्ड स्पॉट इन एनुअल फॉरेस्ट गेन। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसमें यही हो जाता है कि फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, FAO। ठीक है, FAO ने निकाली है। ठीक है, और उसके बाद FAO ने निकाली, और इंडिया की रैंकिंग के बारे में कि इंडिया की रैंकिंग 10th से, टोटल फॉरेस्ट एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया की बात आती है उसमें 10th से 9th हो गई है, और गेन में थर्ड हो गई है, और 2% हमारे पास वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ठीक है, और इसको निकालता कौन है, ये आपने देखा FAO। FAO की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, और जो क्या निकालती है, FRA निकालती है, हर 5 साल में निकालती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आप ये बताइए मुझे कि जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, और ये UN का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, ये UN का ही पार्ट है और UN की एजेंसी है, और ये 1946 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और क्या है, इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 24.62% है, जो कि हमारा टारगेट है, लेकिन 33% करना है। ठीक है, और लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट एरिया स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है मिजोरम का। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश है और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है। उसके बाद क्या है, न्यू कि 5, इसमें क्या है, मेजर जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं वाइल्ड लाइफ वीक में, कौन कौन से 5 हैं। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व TOTR, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का फेज़ 2, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, सलीम अली सेंटर, तमिलनाडु। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, रिसर्च और ये सब करता है, नॉर्मल बात है। प्रीलिम फैक्ट क्या है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, सेम मॉडल। इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेम की, कई बार क्या होता है फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। सेम की फुल फॉर्म क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, ये मॉडल इन सुंदरबन रिसीव्ड ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम FAO। तो इसमें भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से इसको भी क्या मिला है, जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल है जो सुंदरबन का है, उसको ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है, GTR, किससे, FAO से। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और उसके अलावा इसमें देखो क्या है, और ये है क्या प्रोसेस, वो प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे स्ट्रीम एक्वाकल्चर है, फिर मैंग्रोव रिस्टोरेशन है, फिर कम्युनिटी लाइवलीहुड है, फिर क्लाइमेट एडेप्टेशन है और रिकॉग्निशन है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम किसका है, FAO ने किसको दिया है, सुंदरबन वाले को ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन। ठीक है, सुंदरबन क्या है, वर्ल्ड का हेरिटेज साइट भी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा भी है। उसके बाद क्या है, नमो फॉरेस्ट करके राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इनॉग्रेटेड एट प्रताप धाम अलवर, कंट्रीज फर्स्ट नमो 1 इनॉग्रेटेड एट मानेसर हरियाणा। बस इतना याद रखना है इसमें आपको कि नमो 1 है जो राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड एट प्रतापगढ़ अलवर, और जो कंट्री का फर्स्ट नमो वह है मानेसर हरियाणा में। ठीक है, कंट्री का जो पहला था वो था मानेसर हरियाणा में, और राजस्थान का जो पहला है वो प्रताप धाम अलवर में। फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। फोकस क्या है, नेटिव प्लांट का रिस्टोरेशन है, बटरफ्लाई गार्डन्स है, वाटर बॉडी रिजुवनेशन है, और सपोर्ट अर्बन डाइवर्सिटी एंड इको टूरिज्म है, और मानेसर अरावली हिल रीजन में है। ठीक है, और ये हमारा इसका क्या नाम है, एनवायरनमेंट का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये है हमारा पोल्यूशन कंट्रोल GRAP 2 स्टेज। ग्रैप की फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो दिल्ली ने ग्रेड स्टेज 2 इन्वोक कर दिया है जब 300 से ज़्यादा AQI हो गया। अब तो 400 प्लस है दोस्तों, 405 450 तो कल ही देखा था। ठीक है, तो ग्रैप ये क्या है, एनफोर्स बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM ने इसको एनफोर्स किया है। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और स्टेज 2 रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड बैन ऑन डीजल जनरेशन, इंक्रीज पार्किंग फ़ी और हैवी पोल्यूशन चेक्स। इसमें क्या है, AQI की कैटेगरी है, जैसे 0 से 50 है तो गुड है, ऐसे इधर लिखा होगा देखो, 0 से 50 है तो गुड है, 51 से 100 तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, 201 से 400 वेरी पुअर, और 400 से 1 से 500 सीवियर। तो अभी हम सीवियर वाली कैटेगरी में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अफेक्ट्स हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इम्पैक्ट्स दोज विद एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसके पास एग्जिस्टिंग डिजीज है। ठीक है, फेफड़ों से रिलेटेड उनको तो बहुत प्रॉब्लम करती है ना। और ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप। क्या स्टेज 1 क्या है, पुअर है 201 से 300, फिर इससे वेरी पुअर है, फिर स्टेज 2, अब स्टेज 2 पे लागू कर दिया 301 से 400 वाला। अब तो स्टेज 4 लागू कर देना चाहिए, सीवियर प्लस वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी है। ठीक है,
इसके अलावा हम चलते हैं अभी साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे हमारा पहला आर्टिकल है गगनयान मिशन, है ना, क्रू एस्केप सिस्टम एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है? ए पुल सिस्टम डिजाइन टू सेफली इजेक्ट द क्रू मॉडल ड्यूरिंग ए लॉन्च एनोमली वाज सक्सेसफुली टेस्टेड। समझो आप इसका मतलब क्या है? क्रू क्रू जो एस्केप सिस्टम है, इससे क्या है कि जैसे आपने कोई लॉन्च किया क्रू मॉडल, तो उसमें क्या है कि ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप इजेक्ट मतलब जो एस्केप कर पाए, जो उसके साथ कोई पर्सन गया है, एस्ट्रोनॉट गया है, वो इस एस्केप कर पाए, सेफली इजेक्ट हो जाए उससे क्रू मॉडल से ड्यूरिंग ए लॉन्च एनोमली। एनोमली मतलब कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्केप सिस्टम। ऐसा, और इसमें क्या है? मिशन एम्स टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट बाय 2027 यूजिंग जो हमारा LVM-3 लॉन्च व्हीकल है, इससे हम 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं 2027 तक लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये क्या है? सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट वयोमित्रा स्पेस फ्रेंड विल ऑल्सो फ्लाई प्रीसीडिंग अनक्रूड मिशन। ठीक है, पहले क्या होगा, बाद में क्रू मिशन जाएगा, उससे पहले अनक्रूड मिशन के पार्ट में वयोमित्रा जाएगा, स्पेस फ्रेंड सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ये देखो। देखो, ये मॉल फंक्शन हुआ तो ये क्रू मॉड्यूल और ये CES टावर जो क्रू एस्केप है, ये बाहर आ जाएगा निकल के, है ना, एस्केप हो जाएगा। सी स्प्लैश डाउन एंड रिकवरी, नॉर्मल बात है। ए क्विकली एक्टिंग सॉलिड मोटर टू पुल क्रू मॉड्यूल अवे फ्रॉम रॉकेट, रॉकेट से दूर करने का है। और लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? 400 किलोमीटर के आसपास तक है इसमें। इंडिया का जो हैवीएस्ट लॉन्च, इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, फॉर्मली GSLV मैक 3 बोलते थे उसको, LVM-3 है बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, गगनयान के जो फीचर हैं वो देख लेते हैं। क्रू मॉड्यूल प्लस सर्विस मॉड्यूल, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट, रिकवरी एट सी। वयोमित्रा क्या है? मॉनिटर मॉड्यूल एनवायरमेंट, परफॉर्म्स स्विचेज एंड इंटरेक्ट विद द क्रू, नॉर्मल बात है। इंडिया विल ज्वाइन, चौथा कंट्री ऐसा बन जाएगा वुमेन स्पेस फ्लाइट वाला, जिसमें USA, रशिया और चाइना ये ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, पहले GSLV मैक 3 से भेज रहे थे, अब LVM-3 लॉन्च व्हीकल से इसको भेजेंगे। हैवीएस्ट रॉकेट रहेगा अपना, ठीक है, जो ये अपना वुमेन स्पेस मिशन है जो। ठीक है, उसके बाद क्या है? चंद्रयान-2 ऑर्बिटर लूनार CME ऑब्जर्वेशंस। ऑर्बिटल 2 CEC पेलोड है, जो CEC से चंद्रा एक्सोस्फीयर कंपोजिशन पेलोड है। इसका क्या है? ऑब्जर्व एंड कंफर्म दैट सन CME सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मून्स एक्सोस्फीयर बाय द 10 टाइम्स। नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मून्स एक्सोस्फीयर क्या है? एक्सट्रीमली टिनोस सरफेस बाउंडेड एक्सोस्फीयर, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद CME इन्फ्लुएंसेस क्या है? चार्जिंग ऑफ लूनार सरफेस, पार्टिकल डिपोजिशन एंड इफेक्ट ऑन द फ्यूचर लूनार हैबिटेट्स। देखो, साइंस में एक चीज़ आप देख याद रखना कि साइंस में उसके अंदर की इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये स्पेस मिशंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है? किसने इसको लॉन्च किया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो सबसे बड़ी बात यही होती है इसमें। जैसे और फिर आप देखोगे ना, कंपेरिजन ऑफ चंद्रयान 1, 2 एंड 3, ये तीनों का यहाँ कंपेरिजन है। लॉन्च ईयर चंद्रयान 1 का है 2008, 2 का है 2019 और चंद्रयान 3 का है 2023। ऑब्जेक्टिव क्या था? लूनार सरफेस को स्टडी करना। इसमें क्या था? स्टडी लूनार सरफेसेस एंड लैंडर रोवर ऑन लूनार साउथ पोल। इसका क्या है? डेमोन्स्ट्रेट लैंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ फॉर लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन। उसके बाद कंपोनेंट क्या है? ऑर्बिटल मून इम्पैक्ट। इसमें ऑर्बिटल लैंडर विक्रम था और रोवर था। यह आपको पहले पता ही होगा इन चीज़ों का कि ऑर्बिटर क्या है, जो ऑर्बिट करता है, लैंडर जो उस पर लैंड करेगा विक्रम नाम से, रोवर मतलब उस पर सरफेस पे चलेगा भी, है ना, चल के ऑब्जर्वेशन लेगा और रीडिंग नीचे भेजेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? लैंडर रोवर तो है ही और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो ये चंद्रयान 3 2023, चंद्रयान 2 ये याद रखना। ठीक है, ठीक, ये क्या है? चंद्रा एक्जोस्फीयर कंपोजिशन, चंद्रा एक्जोस्फीयर कंपोजिशन है। ठीक है, पेलोड एब्जॉर्ब एंड कंफर्म सन CME सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मून्स एक्जोस्फीयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके अलावा इसमें क्या है? लॉन्च व्हीकल इसका PSLV था, इसका GSLV मैक 3 था, इसका LVM-3 है। पहले मोस्टली जो हैवी होते थे ना, हैवी की चीज़ को लॉन्च करना होता था, हैवी इसको एयरक्राफ्ट वगैरह को, जिसको भी रॉकेट वगैरह को, तो GSLV मैक 3 से करते थे, अब LVM-3 से कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? लूनार का साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है। ठीक है,
साइंस का थोड़ा यही है, इसमें यही याद रखना है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर स्टिल ऑपरेशनल ग्रेटर देन 5 ईयर्स हो गए, मतलब स्टिल ऑपरेशनल है, ऐसी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि में आपको जानना है कि क्या है, क्या वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, प्राइवेट, फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डेवलप्ड बाय, किसने किया है, गैलेक्सिया स्पेस, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, उसने इसको किया है, फीचरिंग शिन फ्यूज ऑप्टोस SAR टेक्नोलॉजी, है ना, एंड प्लान फॉर लॉन्च इन 2026। बस इसमें इतना याद रखना आपको, है ना। चल एक बार इसमें देख लो, ऑप्टो SAR मतलब फ्यूजन ऑफ ऑप्टिकल प्लस SAR इमेजिंग, ठीक है। और ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये इधर एक इस कंपनी का शायद फोटो है, गैलेक्सी है, जो जिसने इसको बनाया है, मिशन दृष्टि, इंडिया लीप इनटू ऑल वेदर मल्टी सेंसर सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। डिलीवरिंग रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्पेस, मिशन दृष्टि ये है ना। और ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, जिसने गैलेक्सिया स्पेस एक स्टार्टअप है बेंगलुरु ने, उसको इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और फीचरिंग सिन फ्यूज ऑप्टो SAR टेक्नोलॉजी, ये आप याद रखना कि ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, क्या है, सिंक फ्यूज ऑप्टो SAR टेक्नोलॉजी, ठीक है। मिशन की एप्लीकेशन क्या होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में, क्लाइमेट एनालिटिक्स में, दिस इज़ वेरी जनरल। उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन अंडर, इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी है 2023 में, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमने अभी प्राइवेट के लिए ओपन कर रखी है, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजरी है, ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टो SAR में, और सिन फ्यूज ऑप्टो SAR है, बेंगलोर स्टार्टअप गैलेक्सिया, इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, धवनी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, DRDO इज डेवलपिंग धवनी, एन इंडिजीनियसली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबल ऑफ मैक 5 to 6 स्पीड एंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। इसका मतलब मैक का मतलब जानते हो कि जैसे 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर 5 से 6 है तो 5 to 6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, है ना। तो ये है धवनी का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, DRDO ने डेवलप किया है धवनी, धवनी, है ना। धवनी क्या है, एन इंडिजीनियस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबल है, जो कि 5 से 6 स्पीड मैक्स स्पीड पहुंचा देगा, और 6000 से 10,000 किलोमीटर की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है, मैनूवरेबल है, ट्रैवल इन अपर एटमॉस्फेयर है, हार्ड टू इंटरसेप्ट है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। और यूजेज क्या है, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स। इंडिया ऑलरेडी टेस्टेड HSDTV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल इन 2020। याद रखना आपको, धवनी क्या है, इंडिया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, किसने, DRDO ने इसको डेवलप किया, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम देखें आगे क्या है, आगे क्या है, माहे, ये क्या है, इंडिजीनियस ASW है, ASW मतलब एंटी सबमराइन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ASW नेम्ड माहे, किसने डेवलप किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड टू द इंडियन नेवी के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, क्या है, माहे क्या है, इंडिजीनियसली ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है। जो इंपॉर्टेंट है ना, बस वही पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। ये क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सोनार, ये सब देख लेना। ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है इन इंडिया में, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। ये कोस्ट डिफेंस, सबमरीन डिटेक्शन इन लिटोरल वाटर वगैरह के लिए डिजाइन किया गया। उसके बाद क्या है, समर्थ एंटी ड्रोन ग्रिड बेल ने बनाया है, ठीक है। एन इंडिजीनियसली एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद ने, फॉर इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। इट्स फुल नेम इज सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेसमेंट मैनेजमेंट सक्षम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या है, समर्थ एंटी ड्रोन ग्रिड बनाया किसने, बेल ने, सक्षम सिस्टम के तहत। तो सक्षम सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेसमेंट मैनेजमेंट सक्षम। फ्रीलिम फैक्ट में क्या है, जैसे कैपेबिलिटीज़ में क्या है, डिटेक्शन, जैमिंग, सॉफ्ट किल, लेजर एंड काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन, हार्ड किल। ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल क्यों बोलते हैं, कि डिटेक्शन करेगा पहले तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह का रडार का, फिर जैम कर देगा उसको, सॉफ्ट किल कर दिया, और फिर लेजर से न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको बोलेंगे हार्ड किल,
ठीक है। ये तीनों चैनल में काम कर रहा है। पहले डिटेक्ट, फिर उसको जैम करके सॉफ्ट किलिंग बोल दिया, और लेजर से और काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन किसी चीज़ को टकरा के ध्वस्त कर दिया तो वो हो जाएगा हार्ड किल। ये क्या है, रिक्वायर्ड ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर ड्रोन इनफिल्ट्रेशन। जो अभी हमारे क्रॉस बॉर्डर ड्रोन फिल्ट्रेशन हो जाता है ना, जैसे पाकिस्तान वाले टर्की से उठा के अपने तरफ ड्रोन भेज देते हैं, कुछ असला बारूद इलीगल स्मगलिंग वगैरह जो करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस चीज़ से कि हम उसको ऊपर ही मार लेंगे, है ना। रडार में घुसते ही सक्षम सिस्टम के तहत जो इंडियन आर्मी के लिए बेल ने बनाया है एंटी ड्रोन सिस्टम है समर्थ, है ना। उसके बाद क्या है, सेचेट अलर्ट सिस्टम, एनडीएमए और सी डॉट का है, इतना याद रखना है क्या वो एक बार देख लेते हैं। सेचेट अलर्ट सिस्टम है, इंडिजीनियसली अलर्ट सिस्टम है, डेवलप्ड बाय सी डॉट एंड एनडीएमए। एनडीएमए की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल के तहत प्रोवाइड रियल टाइम लोकेशन बेस्ड डिजास्टर अलर्ट वाया एसएमएस। ठीक है, ये जो है ना सेचेट अलर्ट सिस्टम क्या है, सी डॉट और एनडीएमए ने बनाया है ताकि मैसेज के द्वारा आपको रियल टाइम और लोकेशन बेस्ड डिजास्टर अलर्ट मिल जाए कि कहाँ क्या होने वाला है। ये उसकी देखो सचेत लिखा हुआ ना, सचेत, मैं इसको सचेत पढ़ रहा हूँ, ये सचेत है। सचेत मतलब हिंदी वाला सचेत, कि किसी को सचेत कर दो, आगाह कर दो, उस तरीके से इसको हिंदी में रखा हुआ है, इंग्लिश में सचेत। ठीक है, वो किस किस साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड्स और सुनामी इन सब के टाइम पे ये वर्क करेगा। और एनडीएमए क्या है, एस्टेब्लिश अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर इसको बनाया हुआ है। और मैं इसमें एक बार दोस्तों ट्रेनिंग के लिए भी गया हूँ, बहुत अच्छा कैंपस है और एक अच्छी ट्रेनिंग होती है इसमें। मैंने भी एक ट्रेनिंग ली हुई है एनडीएमए की। ठीक है, इसके कैंपस में भी स्टे किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी डॉट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये वो आप याद रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। और आप ये याद रखना कि जैसे हाँ इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो सी डॉट है, दूसरा लेते पहन लेते हैं दोस्तों, सी डॉट। ये क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। और ये है एमएचए के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। तो दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, आप ये याद रखना है इसमें। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, नेप्थ्रोमाइसिन। ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है, इतना याद रखना है। एएमआर, अच्छा हम, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वर्कड हार्ड टू बी मार्क्ड एज मिनक ऑफ डिजाइन टू कॉम्बैट एएमआर रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है जब कई बार आप क्या है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड वे से एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन नहीं लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हो, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे आप उस दवाई से आपको असर करना बंद कर जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे सीरीज ऑफ दवाइयाँ आप पे काम करना बंद कर देती हैं। तो उस चीज़ से फाइट करने के लिए है, ये मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में भी माना जाता है इसको। ठीक है, ताकि एएमआर से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी के अंदर डेवलप हो गया है तो उसको भी ये कम्बैट करता है, नेप्थ्रोमाइसिन। ठीक है, इंडिया का पहला एंटीबैक्टीरियल है। और जो डीबीटी है जिसने इसको बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और बाकी तो ये सब साइंस का है, इतना पूछा नहीं जाता कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस को हिट करता है, फर्स्ट न्यू एंटीबायोटिक क्लास फॉर इंडिया इन डेकेड्स, ये सब नॉर्मल है। और ये नेप्थ्रोमाइसिन का पीआईबी का न्यूज़ में इसके बारे में क्या है, 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, सुपीरियर सेफ्टी है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन है और हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद क्या है, क्रायोडील बफेलो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन, इंडिया का जो पहला एग योक फ्री सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय आईसीआर एंड एनआईएएमपी फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ बफेलो सीमन फॉर अप टू 18 मंथ्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ये है ना क्रायोडील, ये क्या है, क्रायोडील क्या है, बिफेलो के सीमन को 18 महीने तक प्रिजर्व करने के लिए है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एग योक फ्री सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय आईसीएआर एंड एनआईएएनपी, और ये आईसीआर एनआईएएनपी कहाँ लोकेटेड है, बेंगलोर में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप याद रख लो, शायद मैं लिखना भूल गया, ये तो आपको पता होता है, जनरली पढ़ते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ
कल्चर रिसर्च राइटिंग ऐसी है दोस्तों, आप अपने से लिखना, मैं बस आवाज़ सुन के। और NIANP की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी NIANP, जिसकी फुल फॉर्म है। कहाँ है ये? बेंगलोर में लोकेटेड है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ये इम्प्रूव क्या करेगा? जेनेटिक ब्रीडिंग को और डेयरी प्रोडक्शन को। इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ना, उसको और बिल्ड करेगा और अवॉइड करेगा योग कंटेमिनेशन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, बाकी इसके बारे में और पढ़ना आप। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्रायोडेल क्या है। योग फ्री सॉल्यूशन है जिसमें बिफेलो के सीमेंस को 18 मंथ तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। किसने बनाया है? ICAR NIAMP ने। मुझे इतना याद रखने का इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद क्या? गूगल्स विलो चिप क्वांटम प्रोसेसर है, ए क्वांटम प्रोसेसर चिप दैट डेमोन्स्ट्रेटेड वेरीफिएबल क्वांटम एडवांटेज बाय रनिंग द क्वांटम इकोज एल्गोरिदम 13,000 गुना फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या है? क्वांटम एडवांटेज क्या है? परफॉर्मिंग टास्क इम्पॉसिबल फॉर क्लासिकल कंप्यूटर। ये क्यूबिट पे काम करता है। और एप्लीकेशन क्या है? क्रिप्टोग्राफी, सिमुलेशन, मशीन लर्निंग वगैरह में ये नॉर्मल चीज़ है। और ये याद रखना, गूगल का है गूगल्स विलो सॉल्विंग इन 5 मिनट्स व्हाट टेक्स सुपर कंप्यूटर्स 10 सेप्टिलियन ईयर्स। बहुत ज़्यादा ईयर्स, मतलब 13,000 गुना फास्टर है क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से। कौन? गूगल का जो विलो है क्वांटम कंप्यूटर, है ना। The quantum processor chip demonstrated variable quantum advantage by running a quantum echoes algorithm, है ना। याद रखना, गूगल का विलो, गूगल्स विलो चिप। यही पूछा जाएगा आपसे, विलो चिप क्वांटम प्रोसेसर किसका है? गूगल का। बस, ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रिय फास्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? मैपल ऐप। मैपल ऐप है इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है, लॉन्च किया है माई मैप इंडिया ने। इंडिजीनियस नेविगेशन एंड मैपिंग एप्लीकेशन है, इसरो के साथ कोलैबोरेशन में। ऑफरिंग ए प्राइवेसी फर्स्ट अल्टरनेटिव टू ग्लोबल मैपिंग सर्विसेज, इंटीग्रेट्स विद नेविक। नेविक जो अपना सैटेलाइट सिस्टम है ना खुद का, उससे इसको इंटीग्रेट करते हैं मैपिंग सिस्टम में। माई मैप इंडिया ने इसको लॉन्च किया है इसरो के साथ कोलैबोरेशन। किसको बोलते हैं? मैपल्स में ऐप। ठीक है, बिल्ट ऑन भुवन API, इसरो का जियो पोर्टल है, भुवन के API पे इसको बिल्ड किया गया है। इसके अलावा ऑफर्स ऑफलाइन मैप्स, ट्रैफिक स्टेटस, 3D नेविगेशंस, नो डाटा स्टोरेज आउटसाइड इंडिया, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है? लाइफाई टेक्नोलॉजी है, लाइट बेस्ड अंडर वाटर कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू इन प्लाउ। लाइफाई क्या है? लाइट फिडेलिटी यूजिंग विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। बस बेसिकली आपको याद रखना है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी भी एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की एक टेक्नोलॉजी है। जैसे वाईफाई है, ऐसे लाइफाई एक विजिबल लाइट को यूज करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वर्क्स वाया विजिबल लाइट LED ट्रांसमीटर। उसके बाद क्या है? हायर बैंडविड्थ देन ट्रेडिशनल रेडियो वाटर अंडर वाटर एप्लीकेशन, डीप सी कम्युनिकेशन, डिफेंस, ड्राइवर्स, मेराइन रिसर्च। लाइफ आई कैन नॉट पास थ्रू वर्ल्स बट वर्क्स इन साइट ऑफ, मतलब जैसे वाईफाई तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में यूज कर सकते हो ना, ऐसे लाइफाई को आप एक कमरे में अगर लगाओगे तो दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्स के थ्रू नहीं जा सकता। इसको विजिबल कम्युनिकेशन चाहिए और लाइन ऑफ साइट चाहिए। ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखना। ठीक है, और जैसे लाइफाई जो है वो आपका विजिबल लाइट यूज करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये बताइए कि जैसे आपका वाईफाई कौन सी यूज करता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे रेडियो करता है, माइक्रोवेव कौन सी करता है, मतलब आप बताना। अल्ट्रा वायलेट करता है, कौन सी करता है ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसने अंडर वाटर इंटरव्यू किया प्लाव में लाइफाई टेक्नोलॉजी के तहत से। उसके बाद है ह्वानसॉन्ग 20, नॉर्थ कोरिया का ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अनवील हिज ये नॉर्थ कोरिया करता रहता है, 15,000 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकता है। इसको बेसिकली अमेरिका पे वार करना है, वो इसके अलावा कुछ नहीं है। रेंज कवर्स एंटायर US mainland, इसी के पीछे लगा रहता है। तो ये क्या है? ह्वानसॉन्ग 20 किसकी आपको याद रखना है। और ये स्ट्रेटेजिक डिफरेंस देने के लिए है, मतलब वर्ल्ड में, कि हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें पहले ह्वानसॉन्ग 17, 18 हर बार रेंज बढ़ाते रहते हैं।
पहले 6000 फिर 10,000 ऐसे लेके आए, 15,000 किलोमीटर तक की इनके पास हो गई है। उसके बाद क्या है, बुरेस्वेस्टनिक मिसाइल, रशिया, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। ऐसा नाम रशिया का ही होता है, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे बुरेस्वेस्टनिक मिसाइल है रशिया किसकी है, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है रशिया की। रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड हिज न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट था उसमें। 2025 PN7 एस्टेरॉयड टेम्पररी क्वाजी मून। ठीक है, ये क्या है, नासा कन्फर्म द एस्टेरॉयड एज अर्थ्स टेम्पररी क्वाजी मून, एक्सपेक्टेड टू रिमेन नियर अर्थ अंटिल 2083 तक ये अर्थ के पास रहेगा। तो इसको ऐसे क्वाजी मून भी, क्वाजी मतलब ऐसे जैसे मून तो अपने आसपास रिवॉल्व करता ही है, ये भी एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ के अराउंड मूव करेगा 2083 तक। तो इसको क्वाजी मून का स्टेटस दिया है, जिसका नाम है 2025 PN एस्टेरॉयड, PN7 मीट 2025 PN7 एस्टेरॉयड और न्यूली डिस्कवर्ड क्वाजी मून, है ना। मून क्या है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए, ये भी लगाएगा, तो इसको क्वाजी मून बोल दिया। क्वाजी इसलिए क्योंकि कम टाइम तक लगाएगा, 2083 तक लगाएगा, है ना। और क्वाजी मून क्या है, ऑब्जेक्ट इन को ऑर्बिटल रेजोनेंस विद अर्थ, देखो ना, नॉट ग्रेविटेशनल बाउंड, नॉट ए रियल मून। क्वाजी क्योंकि सही मून नहीं है, कम टाइम तक रहेगा, ग्रेविटेशनल बाउंड नहीं है, एक टाइम के बाद निकल जाएगा छोड़ के सरफेस को, है ना। अदर क्वाजी मून्स जैसे कामो ओलेवा 2016 वाला HO3 डिटेक्टेड बाय नासाज एस्टेरॉयड ट्रैकिंग नेटवर्क, है ना, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद क्या है, इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर म्यूजियम है चिपसिम। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ओपन कहाँ हो गया, हैदराबाद तेलंगाना में। क्या क्या करेगा, चिप डिजाइन हिस्ट्री को, फैब टेक्नोलॉजी को, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को, इन सबको एग्जिबिट करेगा। सपोर्ट्स इंडिया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, 76,000 करोड़ का जो लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है उसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। कहाँ खुला है, हैदराबाद तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट ये है बस। प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, TASL एयरबस। द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL की फुल फॉर्म है, पार्टनर विद एयरबस। दो चीज़ों ने मिलकर, किसने, TASL ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड प्लस एयरबस ने मिलकर इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर H125 हेलीकॉप्टर असेंबली कर दिया है। कहाँ पे, कोलार कर्नाटका में। ठीक है, H125 सिंगल इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। क्या है, सिंगल इंजन मतलब फेल तो फेल, है ना, डबल में क्या होता है, एक फेल तो दूसरा काम कर ले। सिंगल इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूज फॉर टूरिज्म, डिजास्टर रेस्क्यू, पुलिस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। मार्क्स इंडियाज एंट्री इनटू ग्लोबल हेलीकॉप्टर सप्लाई चेन। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, बस आपको याद रखना है कि H25 क्या है, ये सिंगल इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो टूरिज्म, डिजास्टर रेस्क्यू और पुलिस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। किसने इसको बनाया है, ये आपको याद रखना है कि टाटा, ये है ना, इधर लिखा था टाटा, कहाँ गया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL प्लस एयरबस ने मिलकर बनाया है। ठीक है, बस भी देखी होंगे आपने एयरबस की, कुछ कंपनी की। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, FAL इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इधर इसके बारे में कुछ मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये सब लिखा है, नॉर्मल बातें हैं। और ये ए मल्टी मिशन वर्क हॉर्स सर्विंग मिशंस लाइक, ये सब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ये सब इमरजेंसी, डिजास्टर, एरियल वर्क, लॉ एनफोर्समेंट वगैरह। 6 पैसेंजर तक ये लेके जा सकता है कैपेसिटी इसकी। ठीक है, सिंगल इंजन है। ठीक, उसके बाद तो दोस्तों अवार्ड्स आ गए। तो जितना हमने इसमें सोचा था कि हम अपना एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक कवर कर देंगे, वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा बस एटमैक्स, जिसमें हम पूरे अवार्ड्स और अवार्ड्स के बाद के जो भी वन लाइनर सारे फैक्ट्स हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, उसमें भी 1 घंटा के आसपास लग जाएगा, 1 घंटे से कम ही लगेगा, बट देखते हैं क्या रहता है। जिसमें सारे नेशनल अवार्ड्स, साइंस और गवर्नेंस अवार्ड्स, देखो बढ़िया इसकी टेबल बना के आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सारे लिटरेचर के अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज़ कौन कौन से मिले हैं, फिल्म, मीडिया और कल्चरल ऑनर्स कौन कौन से हैं, सारे इसमें जो जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक लेक्चर और ले आएंगे, आप अगले लेक्चर तक का वेट कीजिए और इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों चैनल को, अच्छा कंटेंट मिल रहा है। इसका जो PDF है, देखो PDF का कुछ लोग बात कर रहे थे, PDF में जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है, जैसे सितंबर कंप्लीट हो गया, अक्टूबर हो गया, कंप्लीट होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम अपना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और फिर इन PDF को आप अवेल कर सकते हैं। और आपको और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कुछ और सीरीज चलानी, जैसे अभी मेरे दिमाग में क्या है, तो एक करंट अफेयर सीरीज
फिर एक MCQ सीरीज इन्हीं करंट अफेयर्स की, और एक 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है थीम बेस्ड हम कवर कराएंगे UPPCS के लिए, जो हर बार रिपीट होते हैं। वो 50 थीम्स कौन सी हैं उसके बारे में भी मैं पूरा सोच रहा हूँ। 50 एटलीस्ट हम थीम रखेंगे, और उन थीम्स के बारे में मैंने वर्कआउट कर लिया है, और उस थीम का पहले जैसे प्री लेक्चर बना देंगे कि ये थीम कवर की जाएंगी। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपका इसमें सारा कवर हो जाएगा, और 2026 का आपका प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं तब तक। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।